नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया को लेकर के। और कल जहां पर हमने ख़त्म किया था वहीं से इस अभिक्रिया के क्रियाकलाप को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज डायरेक्ट हम आते हैं अपने क्रियाकलाप पे। यहाँ पर देखिए, आपको एक टेस्ट ट्यूब दिख रही होगी और टेस्ट ट्यूब में लिखा हुआ है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। तो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, तो बोला जा रहा है एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। शुष्क का मतलब है कि ये सूखी हुई होगी, एकदम ड्राई होगी, सूखी हुई टेस्ट ट्यूब है। और इस सूखी हुई टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है प्रारंभिक अवस्था में, वो हरे नीले कलर का होता है। कैसा होता है? हरा नीला। इसे बोलते हैं ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है क्रिस्टल। फिर क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। अब जैसे देखिए, ये आपको दिया गया है, ये बर्नर है, गैस के साथ लगा हुआ है और इस बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, फेरस सल्फेट टूटने लगेगा। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। और फेरस सल्फेट जब टूटेगा तो गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। माने यहाँ पर जो क्रिस्टल्स हैं उनको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग हो जाता है, आपका रंग कैसा होगा गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग लाल और भूरा, रेडिश ब्राउन कलर का क्रिस्टल होता है। अब ये है क्या, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले कैसा कलर था, ग्रीनिश ब्लू था, हरा नीला था और उसके बाद लाल भूरा हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? सल्फर के दहन से उत्पन्न जो अब क्या बोला गया, दहन कराया गया, क्योंकि हमने क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया। तो यहाँ पर दिया हुआ है FeSO4, ठोस अवस्था में है फेरस सल्फेट। इसको हमने क्या किया, उष्मा दिया, माने गर्म किया। उष्मा का मतलब ही होता है कि गर्म करना, बर्नर के थ्रू आपने देखा। और यहाँ पर आपका Fe2O3 बन रहा है, जो कि फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है कि जब क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तन हुआ तो सल्फर के दहन से उत्पन्न उस आप लाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। डायरेक्टली आपको टेस्ट ट्यूब से उस गंध को नहीं सूंघना है कि आप डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब से गंध को सूंघ ले, जैसे यहाँ दिखाया गया है। कैसे करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ऐसे रखना है और स्मेल को ऐसे खींचना है। इसकी स्मेल जो है सल्फर की, वो कैसी आती है, नाक की ओर मोड़ दीजिए, खुले सिरे को अपने पड़ोसी और ना करें। और इस गंध को आप अगर देखेंगे तो ये कुछ जानी पहचानी सी, बड़ी खतरनाक सी गंध लगेगी। अब आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 छोटे छोटे उत्पाद करता है और यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ये कितना है, तो ये एकल अभिकर्मक है। अभिकारक कितना है, केवल 1 है, लेकिन जो प्रोडक्ट हैं 1, 2 और 3, 1, 2, 3 प्रोडक्ट बने, उत्पाद 3 बन रहे हैं और अभिकारक 1 हो रहा है। तो जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2, ये ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीकृत है का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है और यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि दोनों क्या है, गैस है। ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये चीज़ हम कल पढ़ चुके हैं। ये भी वियोजित होना एक अभिक्रिया है।
जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, और अपने यहाँ सीमेंट का प्लांट भी है, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या होता है, उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ध्यान देंगे, जो आपका CaO है इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। आ गई बात कि सीमेंट के निर्माण में होता है, और वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। माने ऊष्मीय वियोजन का मतलब है तापीय वियोजन, तापीय वियोजन। वियोजन का मतलब ही है टूटना, पर कब टूट रहा है, ताप देने पर टूट रहा है, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन कहा जाता है। चूना पत्थर दिया गया है। चूना पत्थर जो होता है माइंस से निकाला जाता है, और माइंस से निकालने के बाद उसे पीसा जाता है, और पीसने के बाद सीमेंट इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, बड़े बड़े आपने देखे होंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है वहाँ तक ये लेके जाया जाता है पीस करके, और वहाँ से उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो टूटना शुरू होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट क्या है आपका, Pb लेड का सिंबल होता है, प्लम्बम इसका लैटिन नेम होता है, और नाइट्रेट NO3 होता है। फिर चिमटे से क्वथन नली को पकड़ना है, ये चिमटा दिखाया हुआ है आपको, और इससे आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब जिसे क्वथन नली कहते हैं, लेड नाइट्रेट को रखा, क्वथन नली है, परख नली पकड़ने वाला चिमटा है। अब बर्नर से गर्म करते हैं, तो चित्र में दिखाया गया आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कर लीजिए। तो जो परिवर्तन हो रहा है उसे आपको क्या करना है, नोट करना है। तो आप देखेंगे कि जब आप गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को तो एक भूरे रंग का धुआं निकलना शुरू होता है, और जो कि क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। धुआं क्या होता है, लेड नाइट्रेट को देखिए तोड़ा गया 2PbNO3, तो लेड ऑक्साइड बना 2PbNO3, 2PbO, NO2 और O2। और जो भूरा कलर है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, भूरा कलर इसका होता है। कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाओं का अध्ययन है, क्योंकि अपघटन अभिक्रियाएं बता चुके हैं तो इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया है इसको अब आप लोग समझेंगे, क्योंकि ये जो है ये विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया है, जो कि तापीय अपघटन से नहीं हो सकता। हम बोल दें कि पानी को हम तापमान दे दें तो आप बोल देंगे कि सर पानी को तापमान देंगे तो पानी क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। तो पानी में से हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कैसे निकालें, तो उसके लिए एक प्रयोग दिया गया जिसे कि विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मीन्स करंट के द्वारा पानी को हम तोड़ देते हैं और उससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, एक प्लास्टिक का मग लीजिए। बोला जा रहा है कि हमें एक प्लास्टिक का हम मग लेते हैं और इसकी तली में 2 छिद्र करते हैं। ये प्लास्टिक का एक जग है, मग है, और उसकी तली में आप क्या करेंगे, 2 होल करेंगे। ये 2 होल दिए गए हैं, आपके तली में किए गए हैं, और इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड का मतलब ये जो बने हुए हैं ग्रेफाइट रॉड लगी हुई है। ग्रेफाइट आप जानते ही हैं, जो कि पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल की जो नोक होती है, इस तरह की पेंसिल है मान लो, यहाँ जो नोक होती है वो क्या होगी, आपकी ग्रेफाइट की रॉड होगी। उसे आपको लगाना है या जर्नली लगा देते हैं, और फिर इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट के हैं उन्हें डाल देंगे, और फिर इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी, तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लगे हैं और ये 6 वोल्ट की हमारे पास क्या है, बैटरी है। अब 6 वोल्ट की बैटरी से हम इसको जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, तो ग्रेफाइट के रॉड को जोड़ रहे हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। ये किनका काम करेंगे, इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। अब हमें जग में इतना पानी डाल देना है
कि ये इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। और जल में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल 2 से 4 बूंद डाल देंगे और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख देना, क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोड में हम इन परख नलियों को नहीं रखेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसी मग में घुली रहेगी, टूटेगी लेकिन फिर से घुल जाएगी। इसलिए देखेंगे तो जल से भरी 2 आंशिक परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर आप उल्टा करके रखेंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको करंट अप्लाई करा देना है। बैटरी से ये स्विच है, स्विच को आप चालू करेंगे यहाँ से, और जैसे ही चालू करेंगे तो क्या होगा, जल का विद्युत अपघटन होना धीरे धीरे शुरू होगा। अब दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोड यहाँ पर आएंगे तो H2O इलेक्ट्रोलाइसिस H2O और इसका क्या होगा, वैद्युत अपघटन होगा। तो ये किस में टूटेगा, ये आपका 2H2 और O2 दोनों गैस में टूटेगा। और जब गैस में, पानी में गैस होती है तो उस समय आपको बुलबुले दिखेंगे। इसका अगर हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो आप अगर ग्लास में पानी भरते हैं तो अगर हवा रहती है या गैस रहती है तो वहाँ पर देखें कि छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। तो उसी तरह से क्या होगा, इस परख नली में बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर देखिए बुलबुला बना है, यहाँ पर बुलबुला बना हुआ है। तो जो जल को विस्थापित करेंगे और दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इन दोनों परख नली में क्या होगा, जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती जाएगी और जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होगा, बुलबुले में टूटेगा। तो वहाँ से क्या होगा कि एक में आपको ऑक्सीजन मिलेगी और दूसरे में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन किस वाले में मिलेगी, यहाँ लिखा हुआ है एनोड, एनोड लिखा है और यहाँ पर कैथोड लिखा है। अब जैसे ये मालूम है कि कैथोड में ऋण आवेश होता है और एनोड में धन आवेश होता है। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रकृति जो है वो ऋणात्मक होगी। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होगी, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज युक्त होगा, माने ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक है तो वो किधर जाएगा, ऋण आवेश है तो वो किधर जाएगा, हमेशा धन आवेश की तरफ जाएगा। विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और हाइड्रोजन जो है वो ऋण आवेश, धन आवेश युक्त होगी। हाइड्रोजन जो है वो आपकी धन आवेश युक्त होगी। और जब धन आवेश है तो वो किधर जाएगी, ऋण आवेश की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जब दोनों परख नलियाँ गैस से भर जाएं तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। तो ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन किधर जाएगी, ऑक्सीजन एनोड की तरफ जाएगी, क्योंकि एनोड में क्या है, धन आवेश है, और कैथोड में क्या है, ऋण आवेश है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, ऋण आवेश की तरफ, और ऑक्सीजन धन आवेश की तरफ जाएगी। अब एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लगा करके और इन गैसों की जांच कीजिए। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस के पास जब जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, और ऑक्सीजन गैस के पास जाएगी तो क्या होगा। हाइड्रोजन गैस के पास अगर जलती हुई माचिस की तीली जाएगी तो बुझ जाएगी और साथ में थोड़ी सी आवाज़ होगी। और ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है, वो जलती रहेगी। सावधानी क्या दिया है कि इस चरण को शिक्षक के द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। मीन्स इन प्रैक्टिकल्स को जो इलेक्ट्रोलाइसिस है बच्चे अपने से ना करें, कोशिश ना करें, क्योंकि संभावनाएं होती हैं करंट लगने की। ज़्यादा तो नहीं है, बैटरी का यूज है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें उतना ज़्यादा तो करंट नहीं होना चाहिए। फिर भी शिक्षक के उपस्थिति में ही ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल ये सरल सा दिख भी रहा है कि एक जग लेना है, जग सबके पास होगा। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड भी मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। टेस्ट ट्यूब भी मिल जाएगी, टेस्ट ट्यूब ना मिले तो पतली वाली कांच की ग्लास ही काम कर जाएगी अगर बड़ा सा मग है। और फिर उसमें 2 वायर आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसका विद्युत अपघटन कीजिए। कुछ देर तक करते जाइए। दोनों परख नलियों में कौन कौन सी गैस उपस्थित है, तो एक परख नली में आप बता देंगे
कि एक में ऑक्सीजन गैस है और एक में कौन सी गैस है, तो एक में हाइड्रोजन गैस है, और इस तरह से विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। अब आते हैं एक और क्रियाफल आप दिया हुआ है, फोटोलाइसिस का एग्जाम्पल है ये, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हो, तो वो क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बोला गया है कि एक चाइना डिश ले लीजिए, ये आपको चाइना डिश दिख रहा है और इसमें सिल्वर क्लोराइड का सलूशन पाउडर रखा हुआ है, सॉरी बिलियन नहीं, सिल्वर क्लोराइड का पाउडर चूर्ण रखा हुआ है। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, इसको आपको प्रकाश के सामने रखना है जहाँ से सूर्य की रोशनी आ सके इस पर, और जैसे ही सूर्य की रोशनी यहाँ से, ये जो बना हुआ है ये सूर्य की रोशनी आ रही है, और सूर्य की रोशनी आएगी तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश लिखिए, कहाँ से कीड़ा आ जाता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आएगा तो ये टूटेगा 2Ag में और Cl2 में। यही रिएक्शन लिखा हुआ है, 2AgCl ठोस अवस्था में है और 2Ag ठोस ही रहेगा, क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जा रहा है। किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, फोटोलाइसिस जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। फिर सिल्वर ब्रोमाइड में भी यही अभिक्रिया है, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, और ये क्या है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे आप, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो जो पुराने ज़माने में होती थी, आजकल तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना ही नहीं रहा। आप लोगों को, आपके पेरेंट्सों को ये याद होगा, जब निगेटिव बनती थी तो निगेटिव बनती थी उस समय श्याम श्वेत फ़ोटो आती थी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आती थी, जिसमें आदमी के कपड़े अगर सफ़ेद हैं तो चेहरा भी थोड़ा सा साफ़ होता था, तो कपड़े काले हो जाते थे, चेहरा सफ़ेद हो जाता था, तो वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती थी। अब आजकल तो रंगीन फ़ोटो हैं, मोबाइल से ही फ़ोटो हो जाती है, कैमरे की भी बहुत कम ज़रूरत है, कैमरे बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो होता था तो कहाँ पर यूज होता था, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ये ध्यान रखिएगा, नहीं पता चला श्याम माने कृष्ण भगवान समझ लो आप लोग, उन्हीं को श्याम कहते थे, और श्वेत माने सफ़ेद, कृष्ण भगवान सांवले थे तो बोल दें कि श्याम श्वेत उन्हीं को बोल दिया गया कि उन्हीं को फ़ोटो खींच लें तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ऐसा नहीं समझिएगा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या थी, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। अब देखिए कुछ इसमें क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कल हमने बात की थी ऊष्माक्षेपी की, जिसमें कि ऊष्मा क्या हो जाए, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा अगर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए रासायनिक अभिक्रिया होने के साथ साथ, तो वो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें हमें ऊष्मा दिया जा, हम ऊष्मा दें तब वो पूरी हो, तो वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब ही होता है ऊष्मा को अवशोषित करने वाली, और ऊष्मा को अवशोषित करने का मतलब है कि ऊष्मा को अपने अंदर ले लेना। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करके और आगे की ओर बढ़ती हैं वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। और ऐसी अभिक्रिया जो होती है और साथ में ऊर्जा को रिलीज करती हैं या बाहर करती हैं, निकालती हैं,
वो ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। अब बोला जा रहा है आपको कि एक परख नली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए और अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्मा शोषी है? तो ध्यान दीजिए कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब समझिएगा, BaOH होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा BaCl2 प्लस NH4OH 2 मोल्स। तो बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठंडा होता है, हाथ में जब आप छुएंगे तो थोड़ी सी आपको ठंडक फील होगी, गर्म नहीं होगी। तो जहाँ पर आप अगर छूते हैं और ठंडक फील होगी तो वो आपको कैसा लगेगा? वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। अगर गर्म होगा तो ऊष्माक्षेपी होगी, और अगर कोई चीज़ ठंडी हो रही है तो वो ऊष्माशोषी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि अवक्षेप बन रहा है तो उस अभिक्रिया की ऊष्मा को वो ऑलरेडी क्या कर रहा है? सोख रहा है, खींच लेगा अपने पास, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमें ठंडक फील कराएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्न आ रहे हैं, फिर से NCERT के प्रश्न आ रहे हैं, देखते हैं। ये चीज़ हमने कल ही पढ़ा है, इसे पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा है कि किसी पदार्थ X, ध्यान दीजिएगा कि कोई पदार्थ X है, इसके विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, माने घर को वाइट वॉश करने के लिए होता है। अब ये सफ़ेदी के नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसका कि विलयन बने और सफ़ेदी करने के लिए किया जाए। तो चूने का उपयोग करते हैं, घर को साफ कर पुताई करने के लिए चूने का उपयोग करते हैं। तो X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो X का विलयन क्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि X का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो X का जो सूत्र होगा वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पत्थर, दिवाली आ रही है, चूने के पत्थर के बारे में तो जानकारी होगी ही सबको। चूने के पत्थर से पहले घर को बढ़िया वाइट वॉश करेंगे और उसके बाद उसमें POP लगाएंगे, अगर लगा हुआ है तो कोई बात ही नहीं, उसके ऊपर सीधे पेंट करेंगे और बराबर घर को चमका लेंगे। दिवाली में ही चमकाते हैं घर को, दिवाली में ही चमकाते हैं ना, हाँ दिवाली में ही चमकाते हैं। और होली में गंदा करते हैं, दिवाली में चमकाते हैं और होली में उसी में रंग डाल के रंग बिरंगा कर लेते हैं। तो X का नाम क्या है? तो X का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम होगा, और इसका सूत्र क्या होगा? CaO होगा। अब X की क्रिया आपको जल के साथ करानी है। अरे बहुत अच्छी बात है, तो करा देते हैं। CaO जल, माने जल है तो कल है, CaO और प्लस H2O बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। अब किसी में अगर हम पानी डाल दें, आग लगी हो और पानी डाल दें तो क्या होगा? बुझ जाएगा। आग में अगर जल जाएगा तो क्या होगा? आग में जल जाएगा तो बुझ जाएगा, और क्या होगा? चाहे हम आग में चले जाएं तो जल जाएं तो बुझ जाएंगे, या जल आग में चला जाए तो भी आग बुझ जाएगी। अब क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है, दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। 1.7, तो थोड़ा सा क्रियाकलाप 1.7 आप लोगों ने देखा है। क्रियाकलाप 1.7 जो है वो आपका शायद हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए कि H2O क्रियाकलाप 1.7 में जो है, बाहर भागो भैया, तो क्या था क्रियाकलाप 1.7 में? आपने जो किया था वो H2O का विद्युत अपघटन किया था, विद्युत अपघटन
अब कौन सी गैस डबल थी, तो आपको मिलेगा 2H2 धन O2। तो एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है और उस गैस का नाम बताइए। तो वो गैस जो दुगनी मात्रा में है उस गैस का नाम आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन गैस है, और जो दूसरी है कम मात्रा में है उस गैस का नाम ऑक्सीजन है। दोगुनी क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, संयोजकता 2 होती है। इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं। संयोजकता 2 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 और 2 में आपको अंतर पता ही है कि 1 का 2 गुना 2 है ही, तो इसलिए 2 गुनी होती है। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब एक क्रियाशील धातु दूसरी क्रियाशील धातु को हटा देती है तो क्या होता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दिया गया है, एक प्रयोग दिया गया है कि आप लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। रेगमाल की जगह रेतमार, ध्यान रखेंगे आप कि रेगमाल को ही क्या कहा जाता है, रेतमार बोला जाता है। रेगमाल जो है तो उसकी जगह हम क्या कहेंगे, रेतमार पेपर बोलेंगे। तो रेतमाल पेपर से रगड़ करके और हम साफ कर लेते हैं और दोनों में क्या करते हैं, 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं। एक ही टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर जो कलर है, इस कलर को आप ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पर केवल कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा तो उसका कलर कुछ ऐसा रहेगा। ब्लू कलर का विलयन होता है, नीले कलर का इसमें सॉल्यूशन रहेगा। नीले कलर का सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले कलर का सॉल्यूशन हम क्या करें, इसमें लोहे की कील डाल करके और इसको रख दीजिए 1 दिन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। और विस्थापन अभिक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो विस्थापन अभिक्रिया धीरे धीरे होगी और 20 मिनट तक बोला कि डुबो कर रखिए और तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। माने 2 कील हैं, 2 कील में एक को क्या करते हैं, इसमें डुबा देंगे, या 2 को डुबा देंगे, 2 को अलग रखेंगे। 3 है तो 2 को डुबा करके तीसरे को अलग रख लीजिए आप, क्योंकि 3 बोल रहा है। अब 20 मिनट के अब बाद आप देखेंगे तो इस विलयन का रंग धीरे धीरे क्या होगा, हल्का हरा होना शुरू हो जाएगा। हल्का हरा होना शुरू होगा और इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर, अब थोड़ा सा ब्राउन कलर की तरफ चलते हैं। ब्राउन कलर इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो हल्का क्या होगा, इसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ेगी। कैसी, जो भूरे रंग की होगी, जैसा कि कॉपर के तार का रंग होता है। तो इस कील के ऊपर वो दोनों तरफ से आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और इस विलयन का रंग कैसा होना शुरू हो जाएगा, हरे कलर का, माने नीले से ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो 20 मिनट के पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। ए तथा बी में से कॉपर सल्फेट के विलयन को नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। तो आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि भैया जो इसके अंदर गई हैं उनमें कॉपर लिपट करके आएगा और जो बाहर रखी है उसमें कोई अभिक्रिया ही नहीं हुई है, वो तो बढ़िया है, आराम से साफ़ सुथरी है। अब पानी में अगर गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में गया, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है, आयरन से कम क्रियाशील है। तो लोहा कहा कि नहीं, अब तुम अपने विलयन को छोड़ो और हमारे साथ चलो, ये विलयन हमारा हो जाएगा। अब कोई एक मजबूत बंदा हो और एक कमज़ोर बंदा हो और दोनों में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो मजबूत है वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि मजबूत वाला जो है, हाँ ये हो कि अब उसके साथ कोई ऐसा हो कि पीछे से उसे पुश कर रहा हो, नहीं तुम लड़ो, हम पीछे पीछे हैं आपके, तो वो थोड़ा सा दम भरे कि हाँ आ जाओ देखते हैं।
जैसे रामायण में हुआ था, बाली के पास सुग्रीव पहुंच गया था, भगवान राम के दम के कारण तो पहुंच गए थे, पर जब बाली ने पीटा तो भाग लिए जल्दी से। फिर दोबारा भगवान ने उन्हें थोड़ा सा ढाढ़स बंधाया, आए, और वहाँ पर तो यहाँ पर भी वही अभिक्रियाएँ हैं। अगर पीछे कोई है, खड़ा है, कोई कैटालिस्ट है, बोल रहा है नहीं तुम चलो इसके साथ क्रिया करो, अब कापर कमज़ोर है तो कापर क्या करेगा, कमज़ोर है तो भैया वो अपना जल्दी से किनारे हो जाएगा। तो यहाँ पर आयरन के पास क्या हो जाएगा, कापर आकर के जम जाएगा, तो इन कीलों का रंग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, विलयन ए की कील से परिवर्तित हो जाएगा, रंग अलग हो जाएगा। और यही क्या होगा यहाँ पर ए विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे आप कर सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया के लिए। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लेबोरेटरी के पर्पज़ से, आप जहाँ लैब है या जहाँ पर लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, वहाँ से लेके आइए और एक कांच की ग्लास में उसको हल्का सा पानी में घोल लीजिए और उसमें लोहे की कील सबके घर में होती है, उसको डाल करके देख लीजिए। एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर रंग बताया गया है, वही प्रयोग के उपरांत लोहे की कील की विलयन की तुलना की गई। तो कील का रंग भूरा क्यों हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, तो ये अभिक्रियाएं बताई गई हैं। इनकी पूरी चीज़ों की अभिक्रिया आप कर चुके हैं, मैं खुद बता चुका हूँ। फिर से एक बार देखिए, एक और एग्जाम्पल दिया है विस्थापन अभिक्रिया का कुछ। जिंक का कॉपर सल्फेट, जिंक भी क्रियाशील है तो जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर अलग हो जाती है। लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ होता है तो लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं तो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, माने हटा देते हैं कि चलो भगो, हटा दिए माने भाग जाओ भैया, अब हम आ गए हैं। मान लीजिए आप अपनी क्लास में हैं और कोई आपसे ज़्यादा पहलवान बच्चा है और उसकी सीट पे आप बैठ गए अचानक से, तो उसके आते ही आप क्या करते हैं, उसकी सीट छोड़ के आप अपनी सीट की तरफ चले जाते हैं। तो यही अभिक्रिया यहाँ पर भी है कि मान लीजिए ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, इसके साथ बैठा हुआ है तो बोलता है चलो इसको छोड़ो भैया, जाओ तुम, मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, लेड आ गया और कॉपर क्लोराइड आ गया। तो इस तरह से है। अब बात करते हैं द्विविस्थापन। ये तो एक विस्थापन हुआ, एक, अब दो विस्थापन। तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब मैंने बताया था तो लवण बोला था। और लवण अगर आपने याद रख लिया तो बहुत बड़ी चीज़ आपने कर ली, क्योंकि साल्ट के ही बीच में इंटरचेंज होगा आयनों का। जैसे दोस्त होते हैं, लंच होता है तो आप 4-5 लोग मिल करके और बैठ करके टिफ़िन करने लगते हैं, जो नहीं लाता है वो भी सबके साथ शामिल हो करके और टिफ़िन कर लेता है कि भैया मैं पूड़ी लाया हूँ, मैं कचौड़ी लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ, मैं ये लाया हूँ, इंटरचेंज करना। तो वही द्विविस्थापन अभिक्रिया के उसमें होता है कि एक, अब बोला जा रहा है कि एक परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन ले लो आप। सोडियम सल्फेट माने क्या हो जाएगा, Na2SO4 होगा। एक में क्या ले लें, BaCl2 ले लें और इन दोनों के बीच अभिक्रिया करा दें, मिला दीजिए। बोला जा रहा है दोनों को मिला दो, तो भैया मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि कोई भी रासायनिक पदार्थ जब मिलते हैं तो उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उत्पाद बनेगा ही बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब क्या बनेगा वो यहाँ पर पता चलेगा कि क्या बनेगा। हमने बोल दिया कुछ तो बनेगा, तो क्या कुछ बनेगा उसे आप देखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पे बनता क्या है। सोडियम Na2SO4 BaCl2 दोनों क्या होंगे, दोनों ही जलीय अवस्था के लवण होंगे। ये नहीं कि पता चला आपने ठोस ठोस मिला दिया, सॉलिड सॉलिड, तो क्रिया ही नहीं करेंगे, वो बस मिक्स हो जाएंगे। शक्कर और नमक को मिला दीजिए, पानी में ना मिलाइए, तो वो मिल जाएंगे, पर उनमें जो उत्पाद बनना होगा वो नहीं बनेगा। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा, बहुत ही अच्छा चीज़ मिलेगा, NaCl और BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लोरीन कहाँ गया, सोडियम के साथ, सल्फ़र कहाँ गया, बेरियम के पास। तो दोनों अपने अपने आयनों को क्या कर रहे हैं,
एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, सल्फेट 2 निगेटिव बनाएगा, बेरियम 2 पॉजिटिव बनाएगा और क्लोरीन निगेटिव बनाएगा। तो सोडियम कहाँ गया? प्लस माइनस के पास, प्लस माइनस के पास। अब ये देखो, आप देखो कि एक प्लस है तो एक माइनस के पास चला गया, 2 वाले 2 के पास चले गए, 1 वाले 1 के पास चले गए। सब अपने कैटेगरी के हिसाब से जाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ बता रहा है कि एक सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। अब ध्यान दें कि सफ़ेद रंग का पदार्थ यही है, बेरियम सल्फेट है। पानी तो घुल जाता है, नमक, सॉरी पानी नहीं, नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन बेरियम सल्फेट क्या होगा, जो विलयन बनेगा वहाँ नीचे जा कर के और सफ़ेद कलर, सफ़ेद रंग है क्या, हाँ है, ये सफ़ेद रंग का जा कर के नीचे बढ़िया बैठ जाएगा। बोलेगा मुझे नहीं घुलना है, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो, मैं नहीं घुलने वाला हूँ। तो ये जो अविलेय पदार्थ है इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अवक्षेप और अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग का एक अविलेय पदार्थ बनता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता या विलयन में घुलनशील नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? घुलनशील नहीं होता है का मतलब होता है अविलेय होता है। और जब अविलेय पदार्थ बन गया तो उस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। और जब अवक्षेप बन गया और जिस अभिक्रिया में ये बन गया उसे ही क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपको ये रिएक्शन में ये दिखाया हुआ भी है, सोडियम सल्फेट, ये अवक्षेप बेरियम सल्फेट है और इस तरह से ये अवक्षेपण अभिक्रियाएँ होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया बता चुके हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बता चुके हैं, उसका एग्जाम्पल। और कल इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका एक्सरसाइज के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ, शायद हो सकता है कि कल ये चैप्टर हम क्लोज कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।